वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। हम कॉल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां कमर्शियल ब्रेक से पहले मुनक़ता हुआ था। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। सर मेरा सवाल ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2004 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ अच्छा। ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ जाना पड़ेगा वापस। जी आपकी कार का शुक्रिया। असल में गलती आपने ये कि 2004 में अगर आए थे तो 4 में ही कोई एप्लीकेशन कर देते, चूंकि यहाँ ये होता है कि हर 6 या 7 साल के बाद कोई ना कोई गवर्नमेंट स्कीम निकालती है, लेगेसी एमनेस्टी इस तरह की स्कीम निकलती है जिसमें कि वो ओवरस्टेयर या इलीगलों को लीगल कर देते हैं। तो जैसे आजकल एक स्कीम निकली है, जिन लोगों ने 2007 से पहले एप्लीकेशन की थी, खास करके असाइलम एप्लीकेशन, सबको स्टे मिल गया। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी वकील से मशवरा कर लें, चूँकि 2004 से लेकर अभी आपको तकरीबन 8 साल का अर्सा हो गया है। मुझे लगता है आप ह्यूमन राइट्स में एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन किसी वकील से मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा भांजा पाकिस्तान से आया हुआ है। अच्छा। उसको तकरीबन आए हुए 3 महीने हो गए हैं, विजिटर आया है। तो मैं उसे वापस नहीं भेजना चाहती क्योंकि कुछ ऐसे हालात हैं पाकिस्तान के जिसकी वजह से। तो उनकी बीवी भी वहाँ है और एक बेटी भी है। अगर उन्हें यहाँ बुलाया जाए विजिटर तो फिर असाइलम अप्लाई कर सकते हैं? जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में असालम काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि असालम पहले पहले लोग इसको मिस यूज़ बहुत ज़्यादा करते थे, इस वजह से फिर गवर्नमेंट इसमें बहुत ही ज़्यादा सख्त हो गई है। तो अगर कोई जेन्युइन केस हो तो हाँ वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, नमस्ते मलिक भाई। जी नमस्ते। मैंने अब टायर 1 बिजनेस वीजा अप्लाई किया था। अभी अप्लाई किए हुए मोर देन 4 वीक्स हो गए हैं, पर अभी रिप्लाई नहीं आया। अच्छा। मैं पूछना चाहती थी कितना टाइम और लगा सकते हैं वो लोग? आमतौर पर ऐसी एप्लीकेशंस में तकरीबन 13 वीक्स लगते हैं। इसके मतलब है 3 महीने लगते हैं। तो अगर आपको 1 महीना हो गया तो इसके मतलब है 2 एक मंथ और लगेंगे। तो मुझे लगता है क्रिसमस से पहले पहले आपके केस का फैसला हो जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम हमजा, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। मेरा 2008 में टायर 1 जनरल लगा था और अगले साल पीआर के लिए डालना डालना है। बस मैं ये सोच रहा था क्योंकि बीच में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं 4.5 महीने के लिए इंडिया चला गया था, फिर वापस आया, फिर मगर 4 महीने के लिए जाना पड़ा क्योंकि प्रॉब्लम फिर आ गई थी। तो कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, और अगर कॉम्प्लिकेशन होगी तो क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डालकर मुझे पीआर मिलेगा, या फिर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आप एक गो में अगर 3 महीने से ज़्यादा वहाँ बाहर रह जाते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो ज़्यादा बेहतर है जब एप्लीकेशन करने लगे तो उस वक्त किसी वकील को सारी बात बताकर तो मशवरा करें कि आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कि आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिलहाल आप वही जो थ्रेश होल्ड आपने पिछली दफ़ा शो किया था वही आपने मेनटेन करना है और वही मेनटेन करते रहें। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। मुझे लगता है ये कॉल भी ड्रॉप हो गई है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, मलिक साहब से बात। जी फरमाइए। जी सर, मैंने अप्लाई किया था फरवरी में अपने सिटीजनशिप के लिए। अच्छा। तो तकरीबन 7-8 माह हो गए हैं, मुझे कोई जवाब नहीं आया। ठीक। तो अभी क्या पता करना है? जी मुझे पता करना है कि ये जवाब मुझे क्यों नहीं मिल रहा। आपका चेक कैश हो गया था? जी हो गया था। ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया। जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दें तो आमतौर पर 2 से 3 महीने में इस केस का फैसला हो जाता है, अनलेस कि आपने कोई डॉक्यूमेंट ना भेजा हो या फिर इमिग्रेशन वाले कोई क्वेरी कर रहे हो। मोस्टली वो ये देखते हैं कि पिछले 3 साल में या आपने 5 साल में जिस बेस पे आपने एप्लीकेशन किया आप यूके से ज़्यादा अरसा बाहर तो नहीं रहे। तो कभी कभी इसमें थोड़ी सी देर हो जाती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है आप उनको फ़ोन करके पता कर लें कि इसमें क्यों डिले हो रही है और कितनी देर लगेगी। तो आमतौर पर ऐसी एप्लीकेशन का 3 एक महीने में डिसीजन आ जाता है। मुझे लगता है कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे हैं शायद। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी मलिक साहब। जी फरमाइए। हाँ जी मलिक साहब, लैक्सी का केस कितना चिर लंबा चल सकता? 2007 तो ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ।
जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में लेगेसी में ये जो स्कीम थी ये 2006 में निकली थी, और जिन लोगों ने 6 में अप्लाई किए उनके 7 में स्टे हो गए, जिन्होंने 7 में अप्लाई किया उनका 8 में स्टे हो गया। असल में जिन लोगों ने बहुत बाद में आकर अप्लाई किया, यानी 2010 में आकर या 11 में आकर, उसमें फिर थोड़ी सी डिले हो रही है। तो इस दौरान ये हुआ है कि होम ऑफिस ने पहले तो इस पर काफ़ी सारा स्टाफ लगा दिया था, और बाद में स्टाफ को हटाकर जब उन्होंने देखा कि 1 2 3 साल 3 4 सालों में उन्होंने जो मोस्टली एप्लीकेशन का फैसला कर दिया था, अब थोड़े से लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो बार फिर भी लोगों को स्टे लग के आ रहे हैं। तो अगर आपने एप्लीकेशन की हुई थी तो आपको एक्नॉलेजमेंट आ गई है, तो आप इंतजार करें, आपके केस का फैसला हो जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं एक बात पूछनी थी आपसे जी। कि मैंने अपनी डॉटर इन लॉ के वीजा के लिए पाकिस्तान से अप्लाई किया था। अच्छा। स्पाउस वीजा मेरे बेटे के लिए। अच्छा। तो क्या हुआ कि कुछ एक दो हमारी क्या गलती थी, है क्या उन्होंने कहा कि उसको लैंग्वेज जो टेस्ट है वो इंग्लिश की उसके लिए कंपलसरी, उस पर उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसने लैंग्वेज टेस्ट कंप्लीट की और फिर उसने वापस हमने अप्लाई किया, लेकिन उन लोगों ने फिर भी रिजेक्ट किया, कहा कि आप अपील में जाएं। तो अभी अपील में जाके हम कोई डॉक्यूमेंट्स दे दिए या क्या होगा उसका? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में वहाँ से एप्लीकेशन अगर रिफ्यूज़ करते हैं तो कोई ना कोई वजह बताते हैं कि क्यों रिफ्यूज़ की। जैसे पहली दफ़ा उसने जो इसकी रिक्वायरमेंट्स थी वो ये थी कि उसको इंग्लिश टेस्ट पास करना था, वो उसने पास नहीं किया, तो उन्हें बता दिया, तो आपने एप्लीकेशन की दोबारा जब की तो इसकी भी उन्हें कोई ना कोई वजह बताई होगी। तो अब वो वजह जो है उसको सॉल्व करें। सो इन बिटवीन आपको 28 दिन के अंदर अपील का राइट होता है। तो अगर आपने अपील कर दी है तो जिसमें कि तकरीबन 3 महीने लगते हैं, तो अपील इधर यूके में सुनी जाएगी। अगर अपील की है तो अपील का वेट करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम अली वो है। मैं इधर से लेस्टर से बोल रहा हूँ। मैंने पूछा है कि मेरे एक कजन यहाँ पे हैं असाइलम सीकर, अच्छा। और वो अमेरिका में शादी करना चाहते हैं, और वो पीछे पाकिस्तान से हैं। क्या उनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा अगर वो उधर से कोई शादी करने? तो उनका यहाँ पे लीगल स्टेटस क्या है? वो भी असाइलम सीकर है। स्टे मिला या नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं मिला, अभी तो कुछ ही नहीं है। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, यहाँ से अमेरिका वाले उनको वीज़ा नहीं देंगे, तो अगर उनको शादी करनी है किसी अमेरिकन से तो उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो लेकिन पाकिस्तान से भी अमेरिका वाले इतनी इजी वीज़ा नहीं देते कि आप अमेरिका जाकर शादी करें। तो ज़्यादा बेहतर है जो अमेरिकन नेशनल है वो पाकिस्तान आकर उनसे शादी करे, और फिर वहाँ से वो अमेरिका के लिए कोशिश करें। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरा कुछ नहीं है कि मैंने पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई किया हुआ है, और लेकिन यह है कि पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने से पहले मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मैं डिसर्टेशन रिजल्ट के लिए वेट कर रहा था। तो जो ही मेरा रिजल्ट आया मैंने वो रिजल्ट जो है ना वो ऑफिस भेज दिया। तो उसके बाद मैंने जो है ना बायोमेट्रिक्स दे दिए। तो आपके ख्याल में मुझे वीजा दे देंगे या कि नहीं? कि आप क्या कहते हैं इस बारे में? थैंक यू वेरी मच। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अब जो ये जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है इसमें आपको पहले से पता चल जाता है कि आपके केस का क्या फैसला होगा। तो एप्लीकेशन करने से पहले अगर तो आपको डिग्री मिल गई थी और आपने मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट पूरी की थी तो फिर तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन वो अगर रिक्वायरमेंट्स में से कोई एक नहीं थी तो फिर आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, लगता है ये कॉल ड्रॉप हो गया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो। जी वालेकुम सलाम। मुझे लगता है ये कॉल भी ड्रॉप हो गई है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे ये पता करना था कि हमारे एक जाने वाले हैं, उनको ना अभी 3 दिन पहले जो है डिटेंशन में ले गए हैं। उनकी फैमिली ने 6 महीने पहले अप्लाई किया था असाइलम, तो उनका कोई रिफ्यूजल कुछ भी नहीं आया था। इंटरव्यू हुआ था उसके बाद ना। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे लगता है आपकी कॉल कट गई है। बहरहाल अगर उनका 3 दिन पहले रिफ्यूज़ हुआ था तो उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो उनको या अपील का राइट मिला होगा या नहीं मिला होगा। अगर उनका अपील का राइट मिला है तो वो इमीडिएटली उसके खिलाफ अपील कर दें। तो अगर आपका अपील का राइट नहीं मिला है तो फिर किसी वकील से जाकर मशवरा करें कि क्या आप इसको आगे हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे पूछना था कि जो 5 साल से पिछले तकरीबन 4.5 से हम लोग यूके में रह रहे हैं, तो वीज़ा एक्सपायर, जब वीज़ा लगा था हमें पहले HSMP का 2007 दिसंबर में, तो उसके तकरीबन 3 महीने और 19 दिन के बाद 19-20 दिन के बाद हम यहाँ पे आए थे। तो हमारा क्वालिफाइंग जो टाइम पीरियड है 5 साल का, वो पूरा होता है इस साल के दिसंबर में, या हमें एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा?
जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, अगर तो आपको 5 साल यहाँ पे पूरे नहीं हुए तो फिर आपको डेफिनेटली एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप 3 साल या ज़्यादा अरसा बाहर हैं तो फिर ज़ाहिर है आप क्वालिफाई तो इंडेफिनिट स्टे के लिए नहीं कर सकेंगे। फिर तो आपको डेफिनेटली एक्सटेंशन के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा। और मेक श्योर करें कि जब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें तो आप वो थ्रेशोल्ड जो पिछली दफ़ा आपने मेंटेन किया था या शो किया था वही आप भी मेंटेन कर रहे हो। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा वीजा 24 अगस्त फरवरी में खत्म हो रहा है, अच्छा 2030 में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कब अप्लाई कर सकता हूँ। और एक चीज और है, ये पूछ सकता हूँ कि चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मेरी वाइफ लेती है, उसको बंद कराना पड़ेगा कि नहीं। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप जो वीज़ा ख़त्म होने से 1 महीना पहले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शादी की बुनियाद पे बात का तो वो 24 महीने का वीज़ा दे देते हैं और बाकी का 27 महीने का देते हैं। तो बहरहाल जो ही आपको 2 साल पूरे हो जाए यूके में तो आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करें उसमें एक शर्त ये भी होती है कि आप और आपके जो बीवी है यहाँ पे या मिसेज जो हैं तो आप अपने आप को गवर्नमेंट से कोई मदद लिए बगैर मेंटेन और अकोमोडेट कर सकते हो। तो अगर आप बेनिफिट्स लेते हैं तो इसका आपकी एप्लीकेशन पे असर पड़ता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। जी मैं यहाँ पे यूके आया था स्टूडेंट वीजा पे। मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है, अब मुझे 2 साल का वीजा भी पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल गया है। मैं अपनी वाइफ और बच्चों को बुलाना चाह रहा हूँ जो पाकिस्तान में है। मुझे बताइएगा उसके लिए मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ेंगे, क्या मुझे घर भी लेना पड़ेगा उनके लिए? आपके कितने अरसे का वीज़ा है? 2 years का। ठीक है जी, आपके कॉल का शुक्रिया। नहीं, आपको घर लेना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए मेंटेनेंस आपको पूरा करना पड़ेगा, यानी 1200 पाउंड आपके बैंक अकाउंट में पिछले 3 महीने से हों तो ये मेंटेनेंस के लिए काफ़ी है। तो फिर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आपके पास कोई ज़्यादा पैसा है तो वो भी उनको बेशक शो कर दें, लेकिन उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो वही है कि आपके पास 1200 पाउंड होना चाहिए। तो आप 3 महीने तक आपके बैंक में फिर एप्लीकेशन कर सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मसूद। वालेकुम सलाम। हेलो जी फरमाइए। अच्छा, पूछना ये था कि अगर अभी जो नया रूल बना था 18,600 पाउंड का, वो अभी कैंसिल हो गया और अभी वही लागू है? जी नहीं, अभी कैंसिल नहीं हुआ, अभी वही लागू है। तो इसको कैंसिल होने में शायद काफ़ी देर लग जाएगी। तो वो भी अगर पार्लियामेंट अगर इसको अप्रूव नहीं करती है तो फिर तो फिलहाल वही चलेगा। लेकिन इसमें एक और भी है कि अगर किसी आदमी की सेविंग्स हो 17,000 के लगभग और 6 महीने से उसके बैंक में हो तो वो फिर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो उन पे ये 18,600 वाला लागू नहीं होता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पूछना था कि मेरे दोस्त वो अपना उस पोस्ट स्टडी वर्क वीजे पे था। अच्छा। और उसके बाद उसने अप्लाई किया और उसका रिफ्यूज हो गया NHS की तरफ से। अब उनकी वाइफ अप्लाई कर रही हैं, तो वो क्या वो अप्लाई कर सकती हैं? वाइफ डिपेंडेंट जो है अप्लाई कर सकता है। किस चीज़ के लिए? के लिए। किस चीज़ के लिए? Tier 2 के लिए। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो उनका वीज़ा अभी तक वैलिड है तो हाँ ये एप्लीकेशन कर सकते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया तो फिर नहीं कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरा एक दोस्त है, उसको 2 साल 3 साल से यहाँ यूके में रहने के लिए इजाज़त मिली है। अभी उसका फाइनल ईयर है, वो उसको क्या कहते हैं स्टे के लिए। अगर इन बिटवीन उसका अगर किसी से झगड़ा हो जाता है, क्या है होम ऑफिस वाले उसको वापस भेज सकते हैं? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो वो उसके जो जब 6 साल पूरे हो जाएंगे वो इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकेगा। अगर तो उसकी क्रिमिनल कन्विक्शन है तो वो कुछ सीरियस है तो हाँ वो उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर सकते हैं फर्दर स्टे की, चूँकि उसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि आदमी का करैक्टर अच्छा होना चाहिए। तो अगर कन्विक्शन हो जाती है वो जो इंडेफिनिट स्टे की एप्लीकेशन है उस पर असरअंदाज हो सकती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं 14 साल से इधर रह रहा हूँ और मैंने मेरा इधर शादी भी की हुई है और मेरा बेटा भी है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे होम ऑफिस वालों ने एक लेटर भेजा कि हम आपको शादी की बेस पे रिफ्यूज करते हैं, और फिर उन्होंने दूसरे लेटर में दिखा कि आपके सर्कमस्टांसेस इस तरह के हैं, तो उन्होंने मुझे 3 साल का वीजा दे दिया।
तो मैंने ये पूछना था कि मैं इंडेफिनेट के लिए कब अप्लाई कर सकता हूँ? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब आपने एप्लीकेशन की, आप यूके में लीगल नहीं थे, तो अगर आप लीगल होते तो फिर आपको मिसेज और बच्चे की बेस पे इंडेफिनिट स्टे मिल जाता या 2 साल का स्टे मिलता। लेकिन चूंकि आप लीगल नहीं थे, इस वजह से उन्होंने आपको आउटसाइड ऑफ रूल, इमिग्रेशन रूल्स, आपको 3 साल की डिस्कशन लीव दी है। तो इसका प्रोसीजर यह है कि जब ये 3 साल खत्म होंगे, आप फर्दर 3 साल के लिए अप्लाई करेंगे, और जब वो मिल जाएगा और 6 साल पूरे हो जाएंगे, फिर आप इंडेफिनिट स्टे के लिए एप्लीकेशन कर सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं और मेरी वाइफ ने मेरे साथ शादी की हुई है इधर, वो अब इंडिया से आई हुई थी 6 महीने की वीजा पे। अच्छा। और हम एक घर में रेंट पे रह रहे थे, तो मैं अभी वो एड्रेस चेंज करूँ तो कर सकता हूँ? मेरे को अपील मिली है अभी। जी हाँ, बिल्कुल आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। एड्रेस चेंज करने में कोई पाबंदी नहीं है। तो अगर आपका वीज़ा लगा हुआ है, आपके पास पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा है, तो आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, तो फिर होम ऑफिस को बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एड्रेस आप एनी टाइम चेंज कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। बशर्ते कि आप कॉमनवेल्थ सिटीज़न हैं। तो अगर कॉमनवेल्थ सिटीज़न नहीं है तो फिर उसका प्रोसीजर है कि होम ऑफिस को बताना पड़ता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। सलाम। वालेकुम सलाम। मलक साहब जी, मैं पूछ रहा था ना, जैसे मेरी बीबी है ना, माता मेरी, यानी कि वहाँ इंडिया अपना कोई नहीं है, यहाँ से रहता हूँ ना, मेरा पक्का है, तो उसे मैं बुला सकता हूँ? कहाँ पे है? इंडिया। तो आपका लीगल स्टेटस क्या है यहाँ पे? यहाँ मैं ब्रिटिश पासपोर्ट, यानी तो आप शादी करके बुलाना चाहते हैं? नहीं, अपनी मम को बुलाना चाहता हूँ ना, वहाँ पे इंडिया मेरा कोई नहीं है ना। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, ऐसा एक रूल है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को, अगर आपके माँ बाप बूढ़े हैं अपने कंट्री में, आप उनको यहाँ पे बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं, लेकिन उसमें 3 शराइत होती हैं। पहली ये कि उनमें से एक की उम्र 65 से ज़्यादा की हो, और दूसरी ये कि उनका वहाँ कोई आदमी लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, यानी कोई बच्चा लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। अगर कोई बेटी है तो उसका मान लेते हैं कि शादी हुई, अपने घर चली गई। और तीसरी शर्त यह कि आपके ऊपर फाइनेंशियली और हर लिहाज से डिपेंड्स कर रहे हो। और अगर ये तीनों शराइत पूरी करते हैं, हाँ, आप उनको सेटलमेंट वीज़े पे बुला सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने ये क्वेश्चन करना था कि शादी नहीं हुई लड़की की, पहले पासपोर्ट बन सकता है? किसकी शादी नहीं हुई? लड़की की शादी अभी नहीं हुई तो पासपोर्ट पहले हम बना सकते हैं? तो किस बेस पे पासपोर्ट बनवाना चाहती हैं? पाकिस्तान से। जी हाँ, बिल्कुल हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर लड़की की शादी नहीं हो तो एनी टाइम कोई भी आदमी पाकिस्तान से पासपोर्ट बनवा सकता है। तो ज़ाहिर नाम तो हस्बैंड का नहीं होगा, फादर के नाम से बनेगा। हाँ, पासपोर्ट एनी टाइम बना सकते हो, और एनी टाइम एनी पाकिस्तानी अपने कंट्री से पासपोर्ट बनवा सकता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी। हेलो जी फरमाइए। मैंने आपके से ये पूछना था कि मैंने अपने स्पाउस वीजा पर अप्लाई किया हुआ है। अच्छा। तो अभी मेरा वीजा नहीं है, मैंने 6 मंथ होने वाले हैं। अच्छा। तो मैंने बोला कब तक वो आ सकता है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आमतौर पर 3 मंथ में ऐसे वीज़े आ जाते हैं, लेकिन पिछले दिनों चूँकि ओलंपिक्स है, इस वजह से थोड़ी डिले हो गई है, तो थोड़ा सा उनके पास काम ज़्यादा है। तो मुझे लगता है और शायद फ्यू वीक्स में आपके केस का फैसला हो जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। जी, मैं बात कर रहा हूँ लंदन से। वो मैंने ही पूछना था सर कि मुझे होम ऑफिस ने वो असैलम रिफ्यूज किया था। ठीक। और उसके बाद ये हुआ कि अपील हाई कोर्ट तक में गई, उन्होंने फिर उसको विड्रॉ भी कर लिया मेरे वकील से मिलके। और फिर मेरे वकील ने मुझे किसी साइकेट्रिस्ट के पास भेजा, और उसने रिपोर्ट दी कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, अभी कोई इसके मतलब सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं है। अच्छा। फिर उसने एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट भी मंगवाई, वो भी आई मेरे हक में कि ये रिलोकेट नहीं कर सकता। तो अभी आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि अभी ये होम ऑफिस में फ्रेश क्लेम दोबारा पड़ा हुआ है, और 3-4 महीने हो गए हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा उसका। तो आगे ये क्या कर सकते हैं कि मेरी साइकेट्रिस्ट की जो रिपोर्ट है और जो चीजें हैं, ये किस हक में मेरे जाएंगी? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हर आदमी का अपना अपना केस होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर तो इमिग्रेशन वाले देखते हैं कि अगर ये सिचुएशन है, लेकिन ये असाइलम में नहीं आती है, इसके लिए अलग से एप्लीकेशन करना पड़ती है, क्योंकि असाइलम का अलग उसके रूल्स, उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो आप कह रहे हैं इसकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, ये असाइलम में नहीं आता है। तो बहरहाल अगर इस बुनियाद पर अप्लाई करना चाहें तो इसका अलग रूट होता है। पता नहीं आपने अप्लाई किया या नहीं किया, तो ज़्यादा बेहतर अपने वकील से मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। मलिक साहब जी। जी फरमाइए। मलिक साहब जी, मैं ना अपने 10 साल तो अपने आया, मेरा विजिटर वीजा ही, मेरा 3 साल का लड़का है। ठीक है। मेरी वाइफ से अपने पक्की स्टे आए थे, अपने साल हो गए, मेरी पक्की हो गई है। और मैं अपने मैं अपने अप्लाई कर सकता
वीजा से अप्लाई। तो बच्चा इधर पैदा हुआ था? हाँ जी, बच्चा इधर पैदा हुआ है। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, अगर आपका बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ था और माँ को यहाँ पे स्टे मिल चुका है या मिल गया है, तो बच्चा जो है ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। आप बच्चे का पासपोर्ट भी बनवा लें, उसके बाद अपने स्टे के लिए अप्लाई करें, आपके यहाँ से स्टे मिलने के चांसेस हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा एक दोस्त है, उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। अच्छा। और उसकी भी इधर मतलब एक स्टूडेंट वो कह रहे हैं उसके पास पासपोर्ट है, पाकिस्तान वो चले गए हैं, तो उसके अपने बच्चे नहीं थे, तो उसने एक बच्चे को पाकिस्तान उसने भाई ने उसको बच्चा दिया है, तो ये बच्चा लेके आ सकते हैं यहाँ की नहीं? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, ये असल में बड़ा लंबा चक्कर है। तो पहली बात यह कि जो अडॉप्शन होती है पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में, वो यूके का कानून उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसमें ज़्यादा बेहतर आप किसी वकील से मशवरा कर लें, चूँकि उसका काफ़ी लेंथी प्रोसेस, अगर किसी को अडाप्ट करना चाहे कोई, और यहाँ पहले सोशल सर्विसेज को अपॉइंट को कांटेक्ट करना पड़ता है, वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो रिपोर्ट जाती है, तो इसका लंबा प्रोसीजर है। तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से डिटेल में मशवरा कर लें, वो आपको बताएं इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मेरा सवाल है कि मैं यहाँ पर ओवरस्टेयर हूँ और मेरे बच्चों को 5 साल हुए हैं यहाँ पर, और अभी 7 साल नहीं हुए उनको। तो ये जो नया कानून आ रहा है इस महीने के आखिर से, क्या हम उसके बाद भी एप्लीकेशन कर सकते हैं बच्चों के बिना पे 7 साल पूरे होने के बाद भी, या अभी से ही हमें इस महीने के ख़त्म होने से पहले एप्लीकेशन करना ज़रूरी है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। ये असल में कानून में थोड़ी सी, ये जो इन्होंने ड्राफ्ट किया इसमें थोड़ी सी वाकई इस बात को उन्होंने सोचा नहीं है कि इसका क्या होगा, चूँकि जो स्टे मिलता है वो इमिग्रेशन रूल्स में स्टे मिलता है 7 ईयर्स की बेस पे। तो इमिग्रेशन वालों ने जो नया कानून बना रहे हैं, इसमें कहते हैं कि अगर कोई एप्लीकेशन 1 अक्टूबर के बाद करता है, अगर उसने 28 डेज से ज़्यादा ओवर स्टे किया, उसको इमिग्रेशन रूल में स्टे नहीं देंगे। ये थोड़ी सी वाकई प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा बेहतर है अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि अभी से अप्लाई कर दें, चूँकि इसमें आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आप लीगल तरीके से रहते रहेंगे, दूसरी बात यह है कि ये केस काफ़ी देर चलता है, यानी 5-6 महीने मिनिमम चल जाता है। उसके बाद इसके खिलाफ आपको अपील्स का राइट भी होगा, तो इस दौरान आपको 7 साल हो जाएंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरी 2 बेटियां यहाँ पे पैदा हुई हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो सारा कुछ है। अब हम जनवरी में कर रहे हैं सेटलमेंट के लिए अप्लाई, तो उनका अगर साथ ना करूँ कोई हर्ज तो नहीं है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, ज़्यादा बेहतर है उनको साथ ही अप्लाई करें, चूँकि ये आपकी ड्यूटी बनती है पेरेंट्स की कि वो बच्चों को यहाँ पे लीगल रखें। तो अगर आप किसी वजह से बच्चों को यहाँ पे लीगल नहीं रखते हैं या इंटेंशनली जानबूझकर उनको यहाँ पे इलीगल रखते हैं, तो ये आपके लिए बाद में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अंकल, I just wanted to ask you about this 18,600. Yes, sure. It's all new to us. Is this that, do you need 6 month wage slips? Yes. 6 months, yeah. And what if you give 3 month wage slips and, like, if you get £10,000 now and have the 7,000 already in my account? No, thank you for your call. Basically, there are requirements that they will ask you for 6-month pay slips or 6-month bank statements, and bank statements just to make sure that money has gone to the bank. So if you don't fulfill that criteria, then it's very difficult. They will approve your application. The other option is if you have savings for the last 6 months more than 17,000, then you can make this application. Thank you for the call. नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि अगर हम लड़की की शादी करें तो उसका पहला पासपोर्ट माँ बाप के घर वो चल सकता है? पहले पासपोर्ट जो शादी उसकी अभी नहीं हुई तो पहले बना सकते हैं? इधर से लड़का जाए उसकी शादी करे तो केस हम दें तो? जी हाँ, बिल्कुल, वो पासपोर्ट भी पहले से बनवा सकते हैं। दूसरी बात ध्यान में रखें कि लड़की को यूके में आने के लिए अगर शादी की बेस पे आना चाहती है, एक इंग्लिश टेस्ट भी पास करना पड़ता है। तो वो पासपोर्ट भी पहले से बाप के नाम से बनवा सकती है और इंग्लिश टेस्ट भी पास करके रख लें, तो जब आप यहाँ से जाएँ शादी कर लें फिर इमीडिएटली आप अप्लीकेशन कर सकेंगी। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं आप हमारे इस प्रोग्राम की आखिरी कॉल। देखते हैं कौन है हमारे कॉलर। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। साहब, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। पूछना ये चल रहा था कि मेरे पास इंडेफिनिट स्टे है। अच्छा। और मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे बीवी और बच्चा, मेरी शादी पहली जो थी यहाँ पे वो डिवोर्स हो गई थी, उसमें कोई बच्चा नहीं था। अब दूसरी बीवी मेरी पाकिस्तान में है और एक बेटा है। और इसका ये है कि बीवी जब मुझे यहाँ से डिवोर्स हुई है तब वहाँ पे मेरी शादी हो चुकी थी और अब मैंने उसको शो किया है, अब उनको अप्लाई करना है, तो उसके लिए मेरी क्या रिक्वायरमेंट होगी कि आइदर आई हैव टू शो द
कितनी इनकम शो करूंगा और कितनी सेविंग शो करूंगा जिससे मैं उनको अप्लाई कर सकता हूँ। और ये भी सुनने में आया कि मुझे डीएनए करवाना पड़ेगा बेटे का। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आपके केस में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी शादी हुई है, पहले आपकी यहाँ पे शादी थी, आपकी डिवोर्स नहीं हुई थी, आपने जो कुछ शादी किया तो इसको इंग्लिश लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो इस बेस पर आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे रिफ्यूज़ हो जाएगी। तो इसका हल यही है कि जाकर पाकिस्तान दोबारा शादी करें, चूँकि डिवोर्स के बाद ही आप शादी कर सकते थे। और तो अगर आपने वाइफ और बच्चों को लाना है तो आपके बैंक में 22,400 पाउंड आपकी जो इनकम है वो साल की होनी चाहिए, और पिछले 6 साल में आपकी इतनी इनकम रही हो तो फिर आप उनको यहाँ पे बुला सकेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, आज की मुलाकात बस इतनी है। 1 घंटे का वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर गया, हज़ारों की तादाद में कॉल्स आई, लेकिन मैं भी जितनी ज़्यादा कॉल ले सकता था ली, लेकिन फिर भी अगर आपकी कॉल किसी वजह से ना मिली हो तो बिल्कुल आप मायूस ना हों। अगले सैटरडे की सैर पर 6 बजे मैं यहीं होगा। उस वक्त तक के मुझे इजाज़त दीजिए। रब रखा।